नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका एथाल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने हमारी जो वीडियो देखी थी, जो हम क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें हम लोगों ने 1 to 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम फिर से उसी वीडियो को हम दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं और हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर है उस पर हम आगे आते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपको दिख रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका प्रकाश, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है भूकंप एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी, ध्वनि। अगर हम थोड़ा सा बात करें डेसिबल की, ध्वनि को मापने के लिए जो डेसिबल ध्वनि है यानी जो डेसिबल इकाई है उसका प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि को मापने का एक और यंत्र है, उसको हम कहते हैं बेल। बेल, ये जो बेल है ध्वनि को मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक होता है बेल। ध्वनि को मापने के लिए जो डेसिबल होती है ये सबसे छोटी इसकी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि को मापने वाली कौन सी है? डेसिबल। और सबसे बड़ी जो ध्वनि को मापने वाली इकाई है उसका नाम है बेल। ये जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो मापने वाली जो इकाई होती है डेसिबल, ये बेल के 1/10 भाग के बराबर होती है। कितने? 1/10 भाग के बराबर होती है। कई बार यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि कई बार आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डेसिबल होता है वो बेल के किस भाग के बराबर होता है, तो जो उसका आंसर होगा 1/10 यानी 1/10 भाग के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्वनि को जानने की और बात करें, यहाँ से सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे सकते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो जो इसका अगर हम आंसर देखेंगे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ठोस, ठोस यानी अगर हम बात करें लोहा की बात कर लें या फिर और भी जो भी पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होता है, उसमें जो ध्वनि की चाल है सबसे अधिक होती है। कई बार आपसे एग्जाम में ठोस को ना दे करके आपके ऑप्शन में लोहा दिया रहता है, तो ये भी याद रखिएगा ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक लोहे में होती है। अगर ऑप्शन में लोहा नहीं है, अगर ठोस दिया है तो आप ठोस को टिक कर सकते हैं। अगर हम आगे और देखें जो इसका सीक्वेंस होता है कि कैसे किस में ज़्यादा होती है फिर किस में कम होती है, थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें, इसको एक क्रम के रूप में अगर हम देखें, हो सकता हो भविष्य में कहीं इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाए। जैसे आपने अभी जाना कि जो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, समझ गए बच्चों? अगर हम इसको देखें तो आप लोग इस सीक्वेंस को अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कई बार यहाँ से 100% बनेगा कि ध्वनि की चाल का क्रम में सजाइए, क्रम में बताइए। तो याद रखिएगा जो ध्वनि के चाल का जो क्रम है यही होता है। सबसे ज्यादा ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अगर ठोस की अगर हम बात करें, ठोस में कई बार आपको आयरन आ जाता है, यानी लोहा में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। क्लियर हुआ? तो ध्वनि से आपका ये सारे फैक्ट निकल करके आए। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी मकर रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है?
आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप जा करके देखिएगा कि जो मकर रेखा है उसका हम बेसिक बताए थे कि कर्क रेखा क्या होती है और मकर रेखा क्या होती है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन में सीधे सीधे दिया हुआ है, ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी है उराग्वे, ऑप्शन सी है मोजाम्बिक एंड ऑप्शन डी है चिली। तो हम सीधे सीधे आंसर पे आते हैं। जो मकर रेखा है वो इनमें से केवल जो चिली आपको दिखाई दे रहा है, चिली जो देश है वहां से गुजरती है। ठीक है, अगर हम चिली का जो कंडीशन है अगर हम देखें तो ये आपको अगर हम बात करें तो ये अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका जो साउथ अमेरिका का जो देश यानी जो कंट्री है ये इस वाले हिस्से में चिली है, यही आपका चिली पड़ता है। और यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि चिली जो है, चिली में जो आटाकामा का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल? आटाकामा। आटाकामा डेजर्ट चिली में है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकला है कि आटाकामा डेजर्ट किस देश में है, वो है चिली में। चिली का लोकेशन पूछेगा तो ये दक्षिण अमेरिका का कंट्री है। इसका जो लोकेशन अगर देखेंगे तो सीधा जो पश्चिमी हिस्से पे ये जो आपको देख रहे हैं यही आपका दक्षिण अमेरिका का ये चिली जो दिखाई दे रहा है, यही कंट्री यहीं पर स्थित है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, जो ऑप्शन डी है यहाँ पे होना चाहिए था सोन नदी। ऑप्शन डी में होना चाहिए था सोन नदी। अब हम क्वेश्चन पे सीधे फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन है ए साबरमती, ऑप्शन बी है माही एंड ऑप्शन सी है लूनी एंड ऑप्शन डी है सोन नदी। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और अगर हम सीधे सीधे इस सही आंसर की अगर हम बात करें तो जो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन डी सोन नदी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसको हम बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें, ये जो आपकी जो तीनों नदियां दिखाई दे रही हैं ऊपर की, ऑप्शन ए एंड बी सी में, साबरमती, माही एंड लूनी, ये तीनों जो नदी हैं ये आपकी बहती हैं पश्चिम, ये आपकी जो नदी है ये बहती है पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर नदी बहती है। ठीक है, लेकिन जो सोन नदी है ये पूर्व दिशा में बहती है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। ठीक है, यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी जो याद रखिएगा सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी से एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, आप इसको स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा कि सोन नदी गंगा में किसके निकट जा करके मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोन नदी गंगा में किसके निकट जा करके मिलती है। तो याद रखिएगा सोन नदी हमेशा गंगा में, पटना जो आपका शहर है स्थित, पटना के निकट जा करके गंगा में प्रवाहित होती है और गंगा नदी के साथ साथ वो बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपका ये बेसिक जो मैं बता रहा हूँ इससे आपका पूरा फैक्ट क्लियर हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और इस क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद बस इतना ही था कि आप लोगों को आज के ट्रेंड के हिसाब से हम क्वेश्चन को करा रहे हैं, ताकि आपको लगे कि आज का जो ट्रेंड एग्जाम में पूछने का है हमें एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले जो 2018 में जो पेपर हुआ था NTPC या फिर ग्रुप डी का, तो उसमें देखने को आया था कि अब वो क्या कर रहे थे, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल रहे थे। ठीक है,
तो उसी को हमने देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, आपके सामने लाया और प्रैक्टिस कराने के लिए आपको थोड़ा सा। और अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा ये व्याख्या करता हूँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है दक्षिण एशिया की पहली नगर सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है कि ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है दक्षिण एशिया की पहली नगर सभ्यता थी। पहले हम पूरा ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर एक एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी है उनके पास एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, उनके पास एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। एंड ऑप्शन सी को हम देखें तो इसमें है स्टेटमेंट हड़प्पावासी ताम्र, कांस्य, रजत, स्वर्ण और लोहे से परिचित थे। ऑप्शन डी है हड़प्पा के लोग धर्मों का पालन करते थे। अगर हम इन चारों स्टेटमेंट को देखें और हम थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बैकग्राउंड में जाएं, तो आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा होगा, तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक उसकी और दूसरी विशेषता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी थी वो बहुत अपने चरम वर्चस्व पर थी। अगर हम बात करें जल निकासी की, ठीक है, जल निकासी की अगर हम बात करें तो बहुत ही विकसित रूप में जल निकासी वहाँ थी। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें मोहनजोदड़ो से एक वहाँ पे जल निकासी प्रणाली मिली। जैसे वहाँ पे जो नालियाँ पाई गई वो बहुत ही उत्तम किस्म की बनी हुई थी, जो आज के टाइम में आप आधुनिक टाइम में देख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है आधुनिक समय की देन थी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? दो विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, नगरीय सभ्यता थी और दूसरी जल निकासी जो व्यवस्था थी उस टाइम उत्तम किस्म की थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी जो उसकी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की, ये लोग व्यापार भी करते थे। उस टाइम हमारा जो व्यापार था हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो मध्य एशिया के जितने भी कंट्री हैं, जैसे आपका ईरान हो गया, मध्य एशिया हो गया, वहाँ से ये लोग सोने चांदी को मंगाते थे, वहाँ से आयात निर्यात करते थे। तो यहाँ से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है हड़प्पा सभ्यता में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है कि लोग लोहे से परिचित थे। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में ताम्र, कांस्य, रजत, स्वर्ण, ये जितने भी धातुएं हैं आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो लोहा है लोहे से हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी क्लियर हो गया। फिर ऑप्शन डी पे आते हैं। हड़प्पा के लोग कई धर्मों का पालन करते थे। अगर आपके हम एक विशेषता की बात करें हड़प्पा सभ्यता के, तो हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये लोग मंदिरों में पूजा पाठ नहीं करते थे। ये लोग पूर्ण रूप से प्राकृतिकवादी थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। ठीक है, ये लोग पूरी तरीके से प्राकृतिकवादी थे। ये लोग पूरी तरीके से प्राकृतिकवादी थे। इस यहाँ हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार धर्म के मानने वाले लोग या किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। बस प्राकृतिकवादी थे, ये पेड़ पौधों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। तो इस तरीके से अब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, तो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए सही है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हम ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी भी सही आंसर है, क्योंकि हम आपको इसके विशेषता में ये बता दिए हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास बहुत ही अपने विकसित अवस्था में थी। तो आपके ऑप्शन में बी में दिखाई दे रहा है कि ये जल निकासी प्रणाली थी, यानी ऑप्शन बी भी सही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो गया, बी सही हो गया। हम ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन अगर हम सी पर आते हैं, हड़प्पा वासी ताम्र, कांस्य, रजत
स्वर्ण और लोहा से परिचित थे। तो इस ऑप्शन में अगर लोहा नहीं दिया रहता तो आपका ऑप्शन सी भी सही हो जाता, लेकिन लोहा इसमें दिया है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर हम लोहे की बात करें तो आप वैदिक काल को पढ़ेंगे, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे लोहे का विकास होता है, लोहे की खोज होती है और वहीं से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वहीं पे बहुत बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं और उसके द्वारा कृषि का जो कार्य है वो बहुत विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन डी पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई धर्मों का पालन करते थे। तो यहाँ पे आप इसको सर्कल कर लीजिएगा, धर्म। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी भी धर्म से संबंधित नहीं थे, ये किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, ये पूर्ण रूप से प्राकृतिकवादी थे। और ये जैसे पशुओं की पूजा करते थे, उसके बाद वृक्षों की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी है ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी यहाँ से निकल के क्या आया, ऑप्शन ए एंड बी सही है एंड ऑप्शन सी और डी गलत है। तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन था, ऑप्शन छूट गया यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मैं पूरा क्लियर तब भी कर देना चाहता हूँ, ऑप्शन ए और बी सही है। जैसे ये दक्षिण एशिया की नगरीय सभ्यता थी और इसमें जल निकासी प्रणाली उत्तम कृष्ट की थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था और ये लोग धर्म को नहीं मानते थे। धर्म को नहीं मानने का मतलब ये है हड़प्पा सभ्यता के टाइम में किसी भी मंदिर का विकास नहीं मिलता है। जब आप गुप्त काल पढ़ते हैं, गुप्त काल में जब आते हैं तो वहाँ से मंदिरों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कम से कम 5, 6, 7 फैक्ट तैयार हुआ होगा और ये जो इसकी जो विशेषताएं हैं ये आपको और समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, जल निकासी उत्तम कृष्ट थी, उसके बाद ये प्राकृतिकवादी थे और लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। इस क्वेश्चन को आप स्टार बना लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा अपने नोट्स में और इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। मैं यहाँ पे आपको इंसुलिन से कम 4-5 फैक्ट आपको क्लियर कराऊंगा और आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, भविष्य में अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। हम सीधे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जस्ता एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। हम पहले थोड़ा सा इंसुलिन को समझते हैं। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो एक हमारे शरीर में अग्न्याशय ग्लैंड पाई जाती है, अग्न्याशय ग्रंथि हमारे शरीर में, और इसी में इंसुलिन का स्रावण होता है। अब अग्न्याशय जो ग्रंथि है ये आपके मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। जो अग्न्याशय ग्रंथि है ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, जो अल्फा है, अल्फा से ग्लूकेगान हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकेगान हार्मोन्स निकलता है, और इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। ओके, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा अग्न्याशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, बीटा कोशिका से ग्लूकेगान, बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन। तो यही जो आपका इंसुलिन है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रण करने का काम करता है, और ग्लूकेगान क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ठीक है,
और सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन जो हमारे बॉडी में जब पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, पाचन क्रिया के बाद जो स्वांगीकरण की क्रिया होती है, इसका मतलब ये है कि पाचन क्रिया के बाद जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया को स्वांगीकरण उसको नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5-7 फैक्ट निकल के आए इंसुलिन से कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। अब हम समझते हैं, तो जो इंसुलिन में धातु पाई जाती है वो है जस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसको इंपॉर्टेंट लिख के स्टार बना लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल के आता है। और इसके जो इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट है वो हमको बता दिए। भविष्य में क्वेश्चन कैसे बनाएगा इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन ये बनेगा कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये बनाएगा कि अग्न्याशय ग्रंथि के किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, तो वो आपका वो होता है बीटा कोशिका से। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या काम है, तो वो ग्लूकोज जो होता है उसको नियंत्रण करता है। ठीक है, यहाँ से एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है कि इंसुलिन की कमी से मानव में कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन में मानव में अगर हम बात करें इसकी कमी से जो मधुमेह रोग होता है हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 15 नंबर क्वेश्चन थे, और आपको जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम आपको पूरा बता दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। हम ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपके लिए इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, देखने के लिए हमारा वीडियो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके।